बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर को पाकिस्तान और इंडिया का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी वक्त कश्मीर तनाज़े की वजह से इन दोनों एटमी ममालिक में ऐसी जंग छिड़ सकती है जिसका ख़ात्मा एटमी हथियार के इस्तेमाल पर होगा। आने वाले कुछ दिनों में हम इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज हम उस फ्लैश पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे जो तहज़ीबों का टकराव का सबब बन सकता है और एक तबके की हट धर्मी की वजह से पूरी दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। हम आज बात करेंगे यरूशलेम पर। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। यरूशलेम, जिस पर तीनों आसमानी मज़हब के पैरोकार अपना हक जताते हैं और इस शहर को मुक़द्दस जानते हैं और मुसलमान इसे अपना क़िबला अव्वल भी जानते हैं, इसकी तारीख़ से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। 3500 साल क़ब्ल मसीह से पहले इस शहर की बुनियाद रखी गई थी और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 क़ब्ल मसीह इस शहर को दारुल खिलाफा बनाया था और उनके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शहर में हैकल सुलेमानी नामी एक इमारत की तामीर की थी। ये इमारत 3000 साल में कई मरतबा तबाह हुई और उसकी सिर्फ एक दीवार, जिसे दीवार गरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन यहूदी हज़रात इस पर बज़िद हैं कि इसकी दोबारा तामीर की जाए। इसकी वजूहात उनके अकायद और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर आने वाली वीडियो में तफसील से ज़िक्र करेंगे। आज हम इस जगह होने वाली एक अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे। तकरीबन 2 या 3 हफ्तों से यरूशलेम शहर की दीवारों पर एक प्लान के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक, जो उर्दन का मगरबी किनारा है और एक मुतनाज़ा इलाका भी है, उसको इसराइल 1 जुलाई को बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा बना लेगा। ये प्लान बहुत पुराना है और इसी प्लान को अपने मंशूर में शामिल करके नेतन्याहू इलेक्शन जीतकर इसराइल का वज़ीर आज़म बना था। दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जहां मुस्लिम मुखालिफ जज्बात इस्तेमाल करके वहां के लोगों से वोट लेकर हुकूमतें बनाई जाती हैं। इससे हम वहां की राय आमा का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं, मगर सद अफसोस मुझे अपने उन दानिश्वरों पर जो इस सब को नज़रअंदाज करके इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मुतनाज़ा इलाका होने की वजह से अब तक कभी भी किसी भी मुल्क ने आलमी सतह पर इसको तस्लीम नहीं किया था, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप के आने के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। अमेरिकी सदर ने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम किया, बल्कि बाकायदा इसराइल के दौरे पर वहाँ पर दीवार गरिया पर जाकर दुआ भी मांगी। इस सब के बाद इसराइल की हिम्मत बहुत बढ़ गई। ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में भी यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाना शामिल था, जिसकी वजह से उसे इलेक्शन मुहिम में बहुत सा सरमाया भी दिया गया और अब ट्रंप उनके एहसानात का बदला चुका रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इससे मशरिक़ वस्ता में एक ऐसी आग लग सकती है जो शायद कभी ना बुझे। अरब हुक्मरानों को तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अरब और मुसलमान अवाम में अब भी यरूशलेम के लिए कुछ एहसासात और तक़द्दुस बाकी है। 1917 में होने वाले बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद यहूदियों ने इस खित्ते में आकर आबाद होना शुरू किया और 24 मई 1948 को इसराइल का क़याम अमल में आया। इसके बाद मुतअद्दिद जंगें अरब मुल्क और इसराइल के बीच में हुई। अमेरिका ने तब से एक मौक़िफ़ अपनाया था जिसमें उसने अरबों की एक आज़ाद रियासत और इसराइल दोनों को अकोमोडेट करना था, मगर अब इसराइल की इस हट धर्मी पर अमेरिका की खामोश पॉलिसी उसकी मुनाफ़क़त की खुलकर निशानदही कर रही है। दुनिया में इंसाफ़ और इंसानियत के अलमबरदारों को गज़ा के कैंप्स में रहने वाले लाखों मुसलमान नज़र नहीं आते जिनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती सहूनी काबिज़ हो गए हैं। हमारे यहाँ जब रवायात की या इस्लामी तालीमात की बात की जाए तो उसे कदामत पसंदी समझा जाता है, मगर उस कौम को आप क्या कहेंगे जो 20वीं सदी के आगाज़ में यूरोप और अमेरिका छोड़कर एक सहरा में आकर आबाद हो गए। उनके ऐसे क्या अकायद थे या क्या मंसूबे थे जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया था। ये मौजू एक अलग तफसील रखता है और इस पर फिर कभी बात की जाएगी, लेकिन आज हम रैशनल और लॉजिकल होकर उन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल में उठ रहे हैं। पिछले 5 से 6 सालों में इसराइल के पड़ोस में मौजूद तमाम मुस्लिम मुल्क एक आपसी इंतशार और टूट फूट का शिकार हो गए
اور وہاں ایک ایسی تحریک نے جنم لیا جسے عرب سپرنگ یا عرب بہار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تحریک وہاں بہار تو نہ لائی، لیکن ان ملکوں کی معاشی اور فوجی طاقتوں کو بالکل ختم کر گئی، اور شام کی صورتحال تو ہم سب کے سامنے ہے۔ خطے میں موجود اسرائیل کے سب دشمن ایک ایک کر کے تقریباً ختم ہو گئے، چاہے وہ مصر میں صدر مرسی کا اقتدار ہو یا بشار الاسد کے خلاف ایک طویل مدتی پراکسی وار۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل نے اپنے حریفوں کو اپنا ایک بندہ ضائع کیے بغیر تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پیچھے رہ گئی حزب اللہ، جس کی ساری توجہ اس وقت شام میں مرکوز ہے۔ اسرائیل نے اس سب کے ہو جانے کے بعد ویسٹ بینک کو اب باقاعدہ طور پر اپنے اندر ضم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل کا اگلا قدم ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی، اور اگر سب کچھ اسی رفتار سے چلتا رہا تو وہ بہت جلد یروشلم سینٹر آف ورلڈ پالیٹکس اور سینٹر آف ورلڈ اکنامکس بن جائے گا۔ اس کے اثرات اور اس کے بعد کی ہونے والی صورتحال پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دنیا جہاں اس وقت کورونا کے بحران میں مبتلا ہے، حیرت انگیز طور پر وہیں کورونا کی وجہ سے سب سے کم نقصان اسرائیل میں ہوا ہے، بلکہ دوسری طرف اسرائیل اپنے ایک مخصوص ایجنڈے کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے، جیسے اسے کسی ایسی ہی انہونی کا انتظار تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔